बालों से ट्रेन को खींचने वाली चुड़ैल। आशा आंगन में बैठकर अपनी बेटी कायरा के बाल बना रही होती है। तभी कायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे बाल इतने बड़े क्यों हैं? गांव में इतने लंबे घने बाल तो किसी के भी नहीं हैं। अरे बेटी, जब से तू पैदा हुई है तेरे बालों की लंबाई अपने आप ही बढ़ती गई। फिर ये तो कुदरती ही है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे हैं तो सभी के हो। माँ, गांव के सभी बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुलाते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितना लोगों की बातों पर ध्यान दोगी तुम्हें उतना ही दुख होगा। आशा अपनी बेटी कायरा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके लंबे काले घने बालों के चलते गांव के सभी लोगों का कहना था कि कायरा कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसके इतने लंबे बाल हैं। कायरा एक दिन अपने गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है। मुझे भी अपने साथ खिला लो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अरे ये तो वही बुरी शक्तियों वाली लड़की है, इसे यहाँ से भगाओ। अरे ओ चुड़ैल, तू यहाँ पर क्या करने आई है? जा यहाँ से वापस चली जा। अरे भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल आ गई। मम्मी पापा ने कहा था इस लंबे बाल वाली चुड़ैल से दूर ही रहना। जरा देखो तो इसके लंबे काले बाल एकदम चुड़ैल की तरह हैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई चुड़ैल हूँ? अरे लंबे बाल होना तो मामूली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुड़ैल हूँ। सभी बच्चे कायरा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, जिसके चलते कायरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी आसमान से एक बहुत तेज बिजली कड़कती हुई एक पेड़ पर जाकर गिरती है, जिसके चलते गांव में आग लगनी शुरू हो जाती है। अरे भागो भागो, अरे चुड़ैल ने अपना प्रकोप दिखा दिया। ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी गांव में। अरे आग लग गई गांव में, भागो। गांव के सभी लोग मिलकर किसी तरह गांव में फैल रही आग को बुझाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर कायरा को पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। जब तक हमारे गांव में ये चुड़ैल का साया बना रहेगा तब तक कोई ना कोई अनहोनी तो होती ही रहेगी। हमें इस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गांव के सभी लोग कायरा को एक पुल की पटरी पर बांध देते हैं। कायरा रोते हुए गांव के सभी लोगों से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तुम मुझे बेवजह ही मार रहे हो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो एक अनहोनी थी जो हो गई। तुम उसका कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रहे हो? अरे चुप कर चुड़ैल, आज तुझे मारकर हम अपने गांव को तुझसे आजाद करेंगे। गांव के सभी लोग पुल पर कायरा को बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बहुत तेज ट्रेन आती है जो कायरा को कुचलते हुए निकल जाती है। तभी ये सब कायरा की माँ देख लेती है और ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद आशा पुल से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कायरा के मरने के बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसके एक काले लंबे घने बाल और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। इन गांव वालों ने मुझे बिना ही किसी गलती के मार दिया। मेरी माँ भी मेरे गम में चल बसी। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद जो भी ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजरेगी, मैं उस ट्रेन को अपने लंबे बालों के जरिए समुंदर में गिरा दूंगी और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, सभी लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते ट्रेन पुल पर पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़ लेती है। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे ये ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई? तभी वहां पर टीसी आता है और सबसे कहता है, शांति बनाए रखिए। लगता है ट्रेन के इंजन में कोई परेशानी हो गई है, जिसके चलते ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोगों से अब मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसे कल रात मारा था। देखो, ये तो मरने के बाद भी हम लोगों को नहीं छोड़ रही है। अब हम लोग क्या करें? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़कर नीचे समंदर में फेंक देती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। ये खबर अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलती कि उस ट्रेन का समुद्र में जाने का कारण चुड़ैल और चुड़ैल के लंबे बाल थे। ऐसे ही चुड़ैल कई ट्रेनों को मौत के घाट उतार देती है। एक दिन अभिमन्यु रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है। ओहो, आज तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है और कब तक मुझे इंतजार करना होगा। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं।
आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर इस पुल पर से ट्रेन समुद्र में कैसे गिरती है। अभिमन्यु एक रिपोर्टर था। जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंचती है, चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और ट्रेन को अपने काले लंबे बालों से पकड़ लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब इस पुल पर से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप नहीं बल्कि इस चुड़ैल के लंबे बालों की वजह से समुद्र में गिरती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों की वजह से ट्रेन को पकड़कर समुद्र में गिरा देती है। लेकिन ट्रेन गिरने से पहले ही अभिमन्यु खिड़की से छलांग मार देता है और किसी तरह तैरते हुए एक किनारे पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल के कितने लंबे बाल जिससे वो ट्रेन को पकड़ रही थी। मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचानी होगी ताकि कोई भी यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में सफर न कर सके। अभिमन्यु अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और ये खबर मीडिया में फैला देता है, जिसके चलते चारों तरफ चुड़ैल के बारे में लोगों को पता चल जाता है। लेकिन अभिमन्यु के मन में एक सवाल उठता है, चुड़ैल का सामना हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो चुड़ैल का सामना कर सके। तभी अभिमन्यु की फ्रेंड निकिता उससे कहती है, देखो अभिमन्यु, इस पूरी समस्या में तो हमारी सहायता केवल अघोरी बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि चुड़ैलों को काबू करने की शक्ति केवल अघोरी बाबा के पास ही होती है। निकिता के कहने पर अभिमन्यु अघोरी बाबा के पास आ जाता है और अघोरी बाबा को लंबे बालों वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। देखो, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा उसके बारे में पता किया है। अगर हमें उसे रोकना है तो हमें माँ दुर्गा का सहारा लेना होगा और माँ दुर्गा के त्रिशूल से उसके लंबे बालों पर वार करना होगा। उस चुड़ैल का अंत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं और लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु अघोरी बाबा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके बाद अभिमन्यु दोबारा से वहां से गुजरने वाली एक ट्रेन में बैठ जाता है। पुल पर पहुंचते ही चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन पकड़ लेती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ट्रेन के अंदर केवल अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु के अलावा उस ट्रेन में कोई सफर नहीं कर रहा था। अभिमन्यु किसी तरह दरवाजे से निकलकर ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा के साथी उनके साथ मिलकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबके हाथों में त्रिशूल होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं त्रिशूलों से डर जाऊंगी? अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देख चुड़ैल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब जो तू कर रही है वो और भी ज्यादा गलत है। तू बेवजह बेगुनाह लोगों को मारती जा रही है। जो हुआ उसे भूल जा और यहाँ से चली जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सब लोगों ने मिलकर मुझे मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे लंबे बालों के चलते। आज मेरे लंबे बाल सबकी मौत का कारण बनेंगे और तेरी भी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से अभिमन्यु को पकड़ लेती है। जैसे ही वो अभिमन्यु को पकड़ती है, अभिमन्यु दुर्गा माँ का त्रिशूल चुड़ैल के बालों में घोंप देता है, जिसके चलते सारे अघोरी बाबा भी मिलकर दुर्गा माँ का त्रिशूल उसके बालों में घोंप देते हैं और चुड़ैल के बाल कटकर नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके बालों में थी, जिसके चलते चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और गांव वालों को लंबे बालों वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चांद पर जाने वाली भूतिया ट्रेन। अरे ट्रेन का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कंपटीशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह, आखिरकार ट्रेन तो आ ही गई। चलो अब इसमें जल्दी से चढ़कर अपनी सीट ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। रोहन तुरंत ट्रेन में चढ़ता है और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वह ट्रेन के चलने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस ट्रेन में भूत और चुड़ैल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है। कुछ ही देर में जब रोहन की आंखें खुलती हैं, वह अपने चारों तरफ देखता है।
ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है वह अपने चारों तरफ देखता है। तभी रोहन की नजर एक बहुत बड़े तारे पर जाती है। वह तारा बहुत बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा होता है। उसके चारों तरफ प्यारे प्यारे से बादल नजर आते हैं, जिन बादलों पर बैठकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है! ये तो चांद की दुनिया है। यानी कि मैं चांद की दुनिया पर पहुंच गया हूँ। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। रोहन चांद के एक बादल पर बैठकर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह तारों को छूता है और बादलों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करता है, जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुड़ैल हैं। मुझे लगता है चांद के ऊपर भूत और चुड़ैलों की अलग ही दुनिया है। सभी भूत और चुड़ैल आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्यार भी कर रहे होते हैं। एक चुड़ैल तो हाथ में बेलन लेकर अपने पति को बहुत मारती है। अरे देखो तो जरा इस नशेड़ी को, रोज शराब पीकर रात को घर में आता है और कमाने को कहती हूँ तो कमाता भी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चुड़ैल अपनी बेलन से भूत को मार मार कर भगा देती है। ये सब देखकर रोहन बहुत हंसता है और वह बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों ओर घूमता है। तभी उसे चांद पर कई सारे झूले नजर आते हैं। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। जैसे ही रोहन झूलों पर झूलने की कोशिश करता है वह उन पर झूल नहीं पाता, क्योंकि उन झूलों पर केवल चांद पर रहने वाले भूतिया बच्चे ही झूल सकते थे। अरे ये क्या, मैं तो इन पर झूल ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर रोहन बादल के ऊपर बैठकर फिर से चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है और तारों को टिमटिमाते हुए देखता है। रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं चांद की इस दुनिया पर क्या खाऊं? यहाँ पर तो सभी भूत और चुड़ैल हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भूत और चुड़ैल क्या खाते होंगे। तभी रोहन को चांद पर एक भूतिया ढाबा दिखाई देता है, जिसके बाद रोहन ढाबे के पास जाकर देखता है। वहाँ के भूत और चुड़ैल को ढाबे का खाना खाते हुए वह देखता है। वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भूत और चुड़ैल तो स्पेस के कीड़ों को खा रहे हैं। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं खा सकता। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है। अरे ये तो ट्रेन की आवाज है। लगता है ट्रेन वापस जा रही है। मुझे भी घर वापस जाना चाहिए। और ये मैं कैसे भूल गया? मेरा तो कंपटीशन भी था, कहीं मैं अपने कंपटीशन के लिए लेट ना हो जाऊं। रोहन भागता हुआ ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है। जो पैसेंजर उसके साथ चढ़े थे बस वही सब ट्रेन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है और चलते चलते बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी पैसेंजर अपने आप बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रोहन की आंख खुलती है वह अपने सीलमपुर के स्टेशन पर होता है। हे भगवान, मैं तो सपना देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन शुरू होने में केवल 1 ही घंटा बाकी रहा है। मुझे जल्द से जल्द कंपटीशन में पहुंचना होगा। रोहन जैसे तैसे करके कंपटीशन में पहुंचता है और अपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। रोहन अपनी ड्राइंग में सपने वाली चांद की दुनिया को बना देता है, जिसके चलते उसे पहला प्राइज मिलता है और वह कंपटीशन जीत जाता है। उस दिन के बाद से रोहन को अपने सपने की बहुत याद आ रही होती है और एक रात वह अपने मन में सोच रहा होता है, चांद की सैर करने वाला सपना कितना खूबसूरत था और वो भूतिया ट्रेन भी कितनी प्यारी थी। काश मैं उस भूतिया ट्रेन में बैठकर अपने सभी दोस्तों और माँ पिताजी के साथ चांद पर जा पाता। रोहन ऐसा सोचकर सो जाता है, जिसके बाद रोहन अपने सपने में फिर से रेलवे स्टेशन पर अपने सभी दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होता है। अरे वाह, ये तो वही भूतिया ट्रेन है और इस ट्रेन को चलाने वाला भी भूत ही है। माँ पिताजी, लगता है आज हम दोबारा से चांद की सैर करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, हम तो किराड़ी स्टेशन जा रहे हैं। अरे रोहन, तुम? कोई ट्रेन भला चांद पर कैसे जा सकती है? रोहन तो पूरा पागल हो गया है। सभी यात्री जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाइए। भूतिया ट्रेन चांद पर रवाना होने के लिए निकलने वाली है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये तो भूतिया ट्रेन है जो चांद की सवारी करवाती है। सही कह रहे हो रोहन बेटा। चलो अब हम भी चांद की सवारी करने के लिए भूतिया ट्रेन में बैठ जाते हैं। रोहन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भूतिया ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है उसके चलते चलते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और तभी रोहन उसके दोस्त और उसके माता पिता के साथ ट्रेन में सो जाता है। उनके सोने के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वह सभी चांद की दुनिया पर होते हैं।
चलो तुम सभी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस चांद की सैर करवाऊंगा। तभी रोहन के पास दो बादलों के ऊपर बैठकर एक भूत और एक चुड़ैल आ जाते हैं। पिछली बार तो तुमने अकेले ही पूरे चांद की सैर की थी, लेकिन इस बार हम तुम्हारी चांद की सैर करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। आओ हमारे पीछे पीछे आ जाओ। रोहन के माता पिता और उसके सभी दोस्त बादलों के ऊपर बैठकर भूत और चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल रोहन और उसके परिवार और उसके सभी दोस्तों को चांद की पूरी सैर करवाते हैं। ये चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ के भूत और चुड़ैल भी बहुत अच्छे हैं। काश हम भी यहाँ रह पाते। लेकिन आंटी, ये चांद की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। हाँ, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं तुम भूत और चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम लोगों को चांद की सैर क्यों करवाते हो? क्योंकि ये हमारा सपना था। हम चाहते थे कि हम पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सर्कस बनाएं, जहाँ पर चांद की एक अलग दुनिया हो। हाँ, लेकिन कुछ सर्कस वालों ने हमारे इस प्लान को चोरी कर लिया और हमें मार दिया। तब से हम लोगों को चांद की असली वाली सैर करवाते हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो। मैं तुम्हारे ऊपर और ड्राइंग्स बनाऊंगा और इसमें तुम्हारा नाम भी डालूंगा। भूत और चुड़ैल रोहन, उसके दोस्तों और उसके परिवार को वापस ट्रेन में बिठाकर पृथ्वी की दुनिया पर ले आते हैं, जिसके बाद रोहन चांद की दुनिया के बारे में लोगों को बताता है और उनकी ड्राइंग बनाता है। भूतों और चुड़ैलों की मालगाड़ी। 10:55 तक रेलवे स्टेशन पर काफी लोगों की चहल पहल थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कहीं कुली सामान उठाकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में पूरे 11 बज जाते हैं, 11 बजते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग डर कर छटपटाकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिर लोग अचानक से 11 बजते ही सहम क्यों गए? क्या स्टेशन पर कुछ भयंकर होने वाला था या बात कुछ और थी? आखिर इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के साथ क्या मिस्ट्री थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ सब लोग यहाँ से। पर अंकल, ऐसा क्या हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो मेरी ट्रेन भी नहीं आई। तुम्हारी ट्रेन आएगी भी नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाओ। अरे अंकल रुकिए, अरे मेरी मदद तो कीजिए, मेरा सूटकेस बहुत भारी है। अरे ये अंकल तो डरा कर चली गई, अब क्या करूं? अरे मैडम, आप यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं है? सूटकेस भारी है ना, इसीलिए। मैं लेकर चलता हूँ, चलिए। इस तरह स्टेशन के सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं और टिकट काउंटर या कहीं और छुप जाते हैं। तभी 11 बजते ही एक भयंकर मालगाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से बहुत सारे भूतों और चुड़ैलों की टोली निकलती है। वो स्टेशन पर आकर मालगाड़ी में भारी भारी बोरियां उठा के रखने लगते हैं। तभी उन भूत और चुड़ैलों का सरदार कहता है, जल्दी जल्दी ये सारा सामान उठाकर रखो। और ये क्या, कहाँ चले गए ये इंसानी लोग? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार, मुझे तो लगता है इंसानी लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनके पास स्मार्टफोन भी है ना, इसीलिए चले गए होंगे टाइम देखकर। अरे आजकल उन पर पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गैजेट आ गए हैं। अपनी कलाई पर वो डिजिटल घड़ी पहनते हैं जो उन्हें पानी पीने की हमेशा याद दिलाती है। तुझे बड़ा पता है कांचा, तू काम छोड़कर यही तो नहीं आता रहता है। रंपा, कांचा, बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ इंसानी लोगों की बात कर रहा हूँ और तुम उनके गैजेट्स की बात कर रहे हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गए क्या? माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई। जी, हमें भी माफ कीजिए सरकार। कान खोलकर सारे भूत और चुड़ैल सुन लो। मुझे किसी भी हालत में काफी तादाद में इंसानी लोग चाहिए और उन्हीं को ही मालगाड़ी में भरना। जी जी सरकार, हम इंसान लोगों को लेकर आएंगे हर हालत में। आज तो वो चले गए, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते ही रंपा चुड़ैल स्टेशन की घड़ी के पास उड़कर जाती है और उस घड़ी की सुइयों को 1 घंटा पीछे कर देती है, जिससे स्टेशन पर बैठे लोगों को सही टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा और मालगाड़ी के भूत और चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। अरे रंपा चुड़ैल, मान गया तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। घड़ी की सुई पीछे करके तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो ना? जी सरकार। पर सरकार, इसके लिए तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।
अगर हम सब मालगाड़ी में बैठकर थोड़ा सा आगे गए तो सभी लोग वापस से स्टेशन पर फिर से आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तुम तो अपना दिमाग चलाओ भी मत। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सभी लोग फिर से नहीं आएंगे, क्या पता वो अपने घर चले गए। ओहो, और मालगाड़ी को देखते ही वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन हम कल अपने टाइम पर आएंगे। लोगों को लगेगा कि 10 बज रहे हैं और उससे हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जी सरकार। चलो चलो जल्दी से सारे भूत और चुड़ैल सारी बोरियों को मालगाड़ी में डाल दो। सरदार की बात सुनकर सभी भूतों और चुड़ैल जल्दी जल्दी काम करके मालगाड़ी में सामान रख देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर 11 बजे आते हैं, लेकिन धोखे में बैठे लोग घड़ी में 10 बजता देखकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन आती है। चलो शुक्र है, आज तो मेरी ट्रेन आ गई। कल तो मैं जा ही नहीं पाई थी। जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी लोग ट्रेन में चढ़कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन के सभी भूत और चुड़ैल उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग कितने बेवकूफ भी हो सकते हो, ये हमें नहीं पता था। देखो कितनी आसानी से तुम हमारी मालगाड़ी में आ गए। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे ये क्या छल किया इन लोगों ने, हम मालगाड़ी में कैसे आ सकते हैं? हम तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठे थे। तुम 10 बजे वाली नहीं 11 वाली ट्रेन में ही बैठे थे। तुम सब लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हम इनके साथ करना चाहते हैं। मालगाड़ी में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चुड़ैल और भूत लोगों को मार देते हैं, जिससे काफी लोग बेहद डर जाते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो हमें जाने दो। चुपचाप से बैठे रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो तुरंत मार दिया जाएगा। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं और धोखे से अगले स्टेशन पर रोककर बाकी लोगों को भी उठा लेते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों का होता है, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अचानक से ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार में चलती है, क्योंकि एक चुड़ैल और भूत एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अरे माया, तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे तो धीमी धीमी मालगाड़ी को चला लो, क्या हो गया? एक तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो मुझे कौन सा मिलता है? सारा दिन सरकार का काम करना पड़ता है। अच्छा सुनो ना, बहुत टाइम से तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तो आज कर दो। तुम पागल हो क्या चुड़ैल? चुड़ैल होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या चुड़ैलों का दिल नहीं होता? क्या वो प्यार नहीं कर सकती? तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते ना? जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अरे मेरी जानम, हाय तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम इतना बेसुरा गाना मरने के बाद भी गा सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? जैसा तुम्हारा गाना है ना, उसके हिसाब से तो यही सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी पूरी की पूरी, जो मरने से पहले भी मेरा खून चूसती थी और आज भी ऐसी ही हो। वो दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं कि शिल्पा किसी तरह भूतों से बचकर वहां पहुंचकर मालगाड़ी चलाने लगती है। अरे अरे हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तुम हटो यहाँ से, मुझे ये ट्रेन हर हालत में रोकनी है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर तुमने लोगों को इस मालगाड़ी में कैद कर लिया है। अरे तुम देख क्या रहे हो? काबू करो इस पर। हाँ करता हूँ। वो भूत जाता है कि शिल्पा उसे एक लात मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और कहता है, माया, अरे मुझे लग गई। तुम किसी काम की नहीं हो, मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। तभी माया शिल्पा के बाल पकड़कर उसे खींचती है। शिल्पा भी उसके साथ वही करती है और दोनों लड़ने लगती है। बच के कहाँ जाएगी, मार डालूंगी तुझे मैं। चुड़ैल डायन कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। इतने में कांचा और रंपा आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी देर से मालगाड़ी धीरे क्यों चल रही है? तेजी से चलाओ इसे। इन लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा,
मुझे ही ये करना पड़ेगा। ये बोलते ही कांचा तेज रफ्तार में मालगाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन बेकाबू हो जाती है। मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों के साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। जूते बनाने वाले भूतिया भाई बहन। हर रोज की तरह आज भी हरिराम अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। हरिराम के जाने से उसके 2 छोटे बच्चे और उसकी पत्नी संजना अकेले पड़ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। जैसे तैसे घर का खर्चा 1 हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन फिर घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। तभी उसका 12 साल का बेटा अभय और 14 साल की माँ ही कहती है, माँ, आप ऐसे परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ मैं पापा की दुकान खोलकर मोची का काम करूँ। उससे पैसे आ जाएंगे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अभय सही कह रहा है। मैं भी उसके साथ दुकान पर चली जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पापा के साथ ही रहा करते थे। हम कर लेंगे। पर बेटा, तुम दोनों तो बच्चे हो, आना जाना कैसे करोगे? माँ, फिक्र मत करो, दीदी है ना मेरे साथ। हम दोनों शाम को आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों हरिराम की दुकान भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। तभी 2-4 ग्राहक उनसे जूते पॉलिश कराने आते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। अरे देखा दीदी, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। हाँ अभय, देखना अब हम माँ को और परेशान नहीं होने देंगे। माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। बस ऐसे ही हमारी दुकान चले। आप चिंता मत करो दीदी, ऐसे ही चलेगी। अरे मेरा जूता पॉलिश हो गया है क्या? तो दे दो। जी साहब, ये ले लीजिए। अरे मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ आंटी। अभय उस औरत की चप्पल ठीक कर देता है। इस तरह दोनों सुबह से लेकर शाम तक बहुत चप्पल जूते ठीक करते हैं और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो हम आ गए। जरा अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पर हुआ क्या? अरे माँ करो तो सही। अपने बच्चे की बात सुनकर संजना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करती है तो दोनों बच्चे उसके हाथों में मुट्ठी भरकर पैसे रख देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बेटा, इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैसे आए? बस माँ, भगवान की मेहर है। दुकान खोलते ही एक के बाद एक ग्राहक आए जा रहे थे। उसी से हमने आज बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे अच्छा अच्छा खाना बनाना, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे अपने पिता के जाते ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, पता नहीं था। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। फिर बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दुकान पर जाते हैं तो एक लड़की अपनी महंगी सी सैंडल लेकर आती है, जिसमें हीरे जैसे नग लगे हुए थे, और वो कहती है, अरे बच्चों, क्या तुम मेरी ये सैंडल ठीक कर दोगे? देखो ना, कोई भी मोची वाला नहीं कर पा रहा है। अरे दीदी, मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ, आसान है। और ध्यान से करना, मेरी फेवरेट सैंडल है। दीदी आप परेशान मत हो, मेरा भाई अच्छे से कर देगा। कुछ ही मिनटों में अभय उस लड़की की सैंडल को अच्छे से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत कर दी है। पैसे कितने हुए बताओ? पता है 5-6 मोचियों ने जोड़ने से मना कर दिया था। 10 रुपए दीदी। ये लो 100 रुपए। अरे दीदी, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। अच्छा तो ये लो, पैसा रख लो, कभी खाए नहीं होगी तुम्हें ये मेरी तरफ से है। थैंक यू दीदी। घर जाकर बच्चे संजना के साथ उस पिज्जा को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, ये सब्जी वाली रोटी बहुत मोटी है लेकिन स्वादिष्ट है। अरे माँ, इसे पिज्जा कहते हैं, खाओ खाओ, और है। इस तरह दोनों बच्चे खूब मेहनत से मोची की दुकान संभालते हैं। लेकिन एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ब्रेक फेल कार उन दोनों को कुचल देती है, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर से बहुत खून निकलता है और वो उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं, जो खाना बना रही थी। माँ देखो ना, हमें कितनी जोर की लग गई है, हमारे सर से खून निकल रहा है। हाँ माँ, इधर देखो,
कि दोनों बच्चों के कितना खून बह रहा है। माँ सुनो ना। दीदी, माँ हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? ये बच्चे आए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। माँ, हम तो कब से आपके आगे हैं। आप देखिए, हमें आप सुन भी नहीं रही है। इतने में गांव का चंपक भागते भागते संजना के पास आता है और कहता है, अरे संजना, गजब हो गया, गजब। जल्दी अपने बच्चों के पास चल, उन्हें गाड़ी वालों ने कुचल दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पति तो पहले ही छोड़कर चला गया और अब बच्चे भी चले गए क्या? माही, ये माँ क्या कह रही है? तभी भागती हुई संजना अपने दोनों बच्चों की लाश को अपने सामने पाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी दोनों बच्चों को पता चलता है कि वो मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। अबे, ये क्या हो गया? हमें तो लगा कि हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ तो हम दोनों मर चुके हैं। इसीलिए माँ हमारी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, ना वो हमें छू पा रही थी। अब क्या होगा दीदी? माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? देखो कितना रो रही है वो, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरे बच्चों को कोई जिंदा कर दो वापस। क्यों भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब किसके सहारे जीऊं मैं? मार डालो मुझे भी। कहते कहते संजना बेहोश हो जाती है और बच्चों की आत्मा अपनी माँ को किसी तरह घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पैर सहलाते हैं, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन संजना अपना गुजार कर लेती है, लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने भाई से कहती है, भाई, माँ परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हमें कुछ तो करना होगा। करना क्या है? हम उसी मोची की दुकान पर अपना रूप बदल कर काम करेंगे। बस भगवान इतनी सी कृपा कर दे हम पर। ये बोलते ही उन पर एक रोशनी आती है और मोची की दुकान खोलकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगते हैं, जिसके बाद लोग आकर उनसे अपने जूते चप्पल ठीक कराते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और जो पैसे इकट्ठे होते हैं वही अपने माँ के पल्लू में बांध देते हैं। तभी संजना को अपना पल्लू भारी लगता है और जब वो खोलती है तो कहती है, अरे इतने सारे पैसे मेरे पल्लू में कहाँ से आए? शुक्र है मुझे पैसे मिल गए। इस समय कुछ तो खाऊंगी, वरना जीने की चाहत तो खत्म ही हो चुकी है। इस तरह संजना खाना बनाकर रोते हुए खाती है तो उसके बच्चे देखकर कहते हैं, भाई, माँ खाना खा रही है, देखकर खुशी हुई, लेकिन वो हमारे कारण रो भी रही है। इससे दिल में बहुत दुख हो रहा है। ये तो सच कह रही हो आप दीदी। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम? काश हम माँ के आंसू पहुँच पाते। हाँ भाई। वक्त बीतता है। दोनों बच्चे मोची की दुकान पर भूत और चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों की चप्पल ठीक करके पैसे लाकर अपनी माँ के पल्लू में बार बार रख दिया करते थे। बार बार पैसों के मिलने से संजना असमंजस में पड़ जाती थी। वहीं एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो घर का सारा काम दोनों भूतिया बच्चे मिलकर करते हैं। माही बर्तन धो रही थी, अभय कपड़े सुखा रहा था। तभी संजना उठकर रसोई में आती है। अरे ये बर्तन हवा में कैसे धुल रहे हैं, वो भी अपने आप? और ये क्या, कपड़े भी सूख रहे हैं? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कौन है? कौन है? सामने आओ। तभी उसके दोनों बच्चे सामने आ जाते हैं। माँ, हम दोनों हैं जो आपकी अब तक मदद कर रही थी। हाँ माँ, हम आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते, पर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, बहुत याद आती है तुम्हारी। इस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर यूं ही रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। कच्चे आम खाने वाली चुड़ैल। मई जून के महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। गांव के बीचों बीच एक घना आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। दोपहर के समय गोपाल खेत का काम खत्म करके घर जाते हुए खुद से बोलता है, आज तो बहुत तेज गर्मी हो रही है। ऐसा करता हूँ, सामने वाले पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़ लेता हूँ और घर जाकर उसका आम पन्ना बनाकर पीऊंगा। इतना सोचकर गोपाल उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वो आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी उसका हाथ चुड़ैल पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे आम चुराने की कोशिश की है? क्या तुझे पता नहीं
ये मेरा आम है और मेरे सिवा इसे कोई नहीं खा सकता। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ, जाने दो मुझे यहाँ से। किया है जो तूने वही तो पाएगा। बोया जब बबूल है तो आम कहाँ से खाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद चुड़ैल उसका गला काट कर उसे मार देती है और उसकी लाश को उसी पेड़ से लटका देती है और पेड़ से एक कच्चा आम तोड़कर खाते हुए बोलती है, कच्चे आम तोड़ के खा रही हूँ मैं, कतले आम मचा रही हूँ मैं। इस तरह चुड़ैल अपने कच्चे आम का मजा लेती है और जो भी उसके आम के पेड़ के पास आता या आम तोड़ने की कोशिश करता, चुड़ैल उसे मार दिया करती। ऐसे एक रात दो दोस्त उसी पेड़ के सामने से शेरो शायरी करते हुए गुजर रहे होते हैं। लोग हमें आम का कदरदान कहते हैं, आम को हम खुदा का वरदान कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। इस पर मैं भी एक शायर कहता हूँ। भरी महफिल में मैं बदनाम होना चाहता हूँ, भरी महफिल में मैं बदनाम होना चाहता हूँ, मैं एक आम इंसान से खास बनना चाहता हूँ। वाह, तू तो मुझसे भी बड़ा आम का दीवाना निकला। अगर ऐसी बात है तो सामने आम का पेड़ है, चल वहां से आम तोड़कर खाते हैं। नेकी और वो पूछ पूछ। चल चलते हैं। इतना बोलकर दोनों आम के पेड़ के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठ के आम हाथों में लिए गाना गा रही है। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे आम है ही इतने पसंद कि उसके बगैर मुझे एक पल भी रहा नहीं जाता। लेकिन फिर से किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की है और अब वो मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और उन दोनों का गला अपने हाथों से पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, क्यों रे मेरे प्यारों, तुम्हें आम के बगैर रहा नहीं जाता जो उसे चुराने के लिए यहाँ आ गए? हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं खाएंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये फैसला मैं करूंगी कि तुम्हें छोड़ा जाए या फिर मार दिया जाए। और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों का गला काट कर उन्हें मार देती है और उनकी लाश को पेड़ से लटका देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को फिर से दो इंसानों की लाश मिलती है और वो लाश को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। इस महीने की ये छठी लाश है। मुझे ऐसा लगता है इस पेड़ पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, इसलिए किसी भी इंसान को इस पेड़ के आसपास नहीं आना चाहिए। आहा, शायद तुम सही कह रही हो। सभी गांव वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। उन दोनों की बात सुनकर धैर्य मन ही मन बोलता है, लगता है इस पूरे आम पर ये अकेला ही कब्जा करने वाला है, इसलिए तो ये सभी लोगों को यहाँ से आने से मना कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनसे भी ज्यादा चालाक हूँ। मैं आज रात ही यहाँ आकर सभी आमों को तोड़ लूंगा। ये सब सोचकर धैर्य बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तो वो सबसे छुपकर उस पेड़ के पास जाता है। तभी उसे बद्री देख लेता है और उससे बोलता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मान और इस पेड़ का आम मत तोड़। मैं तो तोड़ूंगा और तू मुझे आम तोड़ने से नहीं रोक सकता। मैं तुम लोगों की मिली भगत सब समझता हूँ। इतना बोलकर धैर्य आम के पेड़ के पास जाता है और कच्चे आम तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, तेरा नाम तो धैर्य रख दिया, लेकिन तेरे अंदर जरा सा भी धैर्य नहीं है। अब तू मेरे हाथों मारा जाएगा। छोड़ दो मुझे, मत मारो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे आम, तुम इसे अपने पास रखो। गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। जिसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और चुड़ैल को देख बद्री डर जाता है और दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा हमारी मदद करिए। हमारे गांव में एक आम का पेड़ है जिस पर चुड़ैल ने बसेरा कर लिया है और वो लोगों को मार रही है। कृपया करके हमारी रक्षा करिए बाबा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस पेड़ के पास जाना होगा।
जिसके बाद बाबा और बद्री उस पेड़ के पास जाते हैं और बाबा पेड़ के चारों ओर लाल सिंदूर का गोला बनाते हैं और वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है और तांत्रिक बाबा से बोलती है, क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ पर? शायद तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। अभी भी मौका है तेरे पास, चला जा यहाँ से, वरना बिन मौत मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला चुड़ैल। तू मुझे ये बता, क्यों तू गांव के लोगों को मार रही है? तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और मैं प्यार से बता दूंगी? कभी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। जिसके बाद बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, अरे रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम अमूल्य था और मैं इसी गांव में अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं घर में पोछा लगा रही थी, तभी मेरी सास वहाँ आती है और फिसल कर गिर जाती हैं। हाय दैया, मेरी कमर टूट गई। अरे क्यों रे, नासपीटी ऐसे काम करते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो पोछा लगा रही थी और तभी आप आ गई। एक तो तूने मुझे गिरा दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद सुमित्रा उसे बहुत मारती है। तभी वहाँ पर अमूल्य का पति गौरव आता है और अपनी माँ से बोलता है, देखो ना माँ, मैंने इसे अपनी शर्ट प्रेस करने को दी थी और इसने वो भी जला दी। इससे एक काम सही से नहीं होता, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। हाँ सही कहा, अब वक्त आ गया है इसे ठिकाने लगाने का। जिसके बाद मैं तेरी दूसरी शादी एक अमीर लड़की से करवा दूंगी, जो दहेज में ढेर सारा पैसा लेकर आएगी। हाँ नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिए। जिसके बाद सुमित्रा और गौरव दोनों अमूल्या को कच्चे आम के पेड़ के पास ले जाते हैं और फांसी लगाकर मार देते हैं। तभी से मेरी आत्मा इस आम के पेड़ में है और मैं इस पेड़ के कच्चे आमों को खाती हूँ और जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब तू यहाँ से चली जा। ये दुनिया तेरी नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती। जिसके बाद बाबा गुस्से में आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और आम का पेड़ चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है।